कक्षा 7 के बच्चों, संगीत की क्लास में आपका स्वागत है। आपको मैंने अलंकार लिखवाए थे। उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। और उसके पहले मैंने आपको समझाया था कि संगीत किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। और उसके बाद मैंने आपको संगीत की कितनी पद्धतियाँ होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपने प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। अब संगीत के उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे संगीत होता है, उसके लिए मैं आपको ध्वनि पढ़ा रही हूँ। ध्वनि किसे कहते हैं? और ध्वनि माने आवाज़, ध्वनि माने आवाज़। जो भी हम बच्चों कानों से सुनते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ये तो आप लोग को भी इतना तो पता ही होगा कि जो हम कानों से आवाज़ सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। गायन की आवाज़ भी ध्वनि है। बालक के रोने की आवाज़ भी ध्वनि है। दो ईंटों की टक्कर भी ध्वनि है। और जो कुछ हम सुनते हैं, जो भी आवाज़ आती है वो सभी ध्वनि होती हैं। कुछ अच्छा, ध्वनि भी दो प्रकार की होती हैं। एक वो ध्वनि होती है जिसे हम सुनना पसंद करते हैं, हमको अच्छी लगती है सुनने में। और कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जिन ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं उन्हें हम मधुर ध्वनि कहते हैं। उन्हें हम मधुर ध्वनि कहते हैं। जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते उसे हम अमधुर ध्वनि कहते हैं, यानी वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो उन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते। तो संगीत में जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे मधुर ध्वनि कहते हैं। और उस मधुर ध्वनि का ही संगीत में प्रयोग होता है और उसे संगीत में नाद कहा जाता है। जो मधुर ध्वनि होती है उसे संगीत में नाद कहा जाता है। और ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? और ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है वो कंपन से होती है। जब हम किसी चीज़ को ठोकते हैं या बजाते हैं या उसमें आघात करते हैं, कहने का मतलब चोट करते हैं जब हम, तो उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर कंपन उत्पन्न होता है। और जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि जब किसी वाद्य को बजाते हैं उसमें कंपन होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार, बेला के तार को जब हम छेड़ते हैं तो उसमें ध्वनि होती है। ढोलक, तबला, पखावज में चमड़े के पर जब हम हाथ से चोट करते हैं तो उसमें कंपन होता है तो आवाज़ आती है। बांसुरी, शहनाई में हवा से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब हम लोग हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें भी हवा के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। जो उसमें हिलती है, जो कंपन होता है उसको आंदोलन कहते हैं। अब आप सोच रहे होगा आंदोलन क्या है, तो थोड़ा सा मैं आंदोलन भी बता रही हूँ आपको कि तानपुरे व सितार के खींचे हुए तार को स्पर्श करने अथवा छेड़ने से तार के ऊपर या नीचे जाने को आंदोलन या कंपन कहते हैं। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तार को आघात करने से तार ऊपर नीचे जाता है और फिर जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाता है और फिर नीचे ऊपर करते करते फिर अब पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। और इस प्रकार से एक आंदोलन पूरा हो जाता है और उसे ही आंदोलन कहते हैं। जब तक तार पर छेड़ने का प्रभाव रहता है, तार हिलता रहता है, आंदोलित होता रहता है और ध्वनि उसमें उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे हम तार को छेड़ने का कम कर देते हैं या उसको बार बार छेड़ना बंद कर देते हैं, तो जब तक उस पर हमारे प्रहार का प्रभाव रहता है तब तक उसमें रहता है। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, ध्वनि कम होती चली जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। अभी मैंने आपको ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और उसका मतलब ध्वनि उत्पन्न होने पर आंदोलन जो होता है वो क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया। और आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसको मैं लिख करके आपको भेज रही हूँ, तो आप उसको अवश्य लिख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो मधुर होती है उसे नाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। यानी जिसकी आवाज़ अच्छी होती है, मधुर होती है
वही उसी का संगीत में प्रयोग होता है। और मैंने अभी बताया था कि उस ध्वनि को नाद कहते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए नाद किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है बच्चों कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में इसी ध्वनि का प्रयोग होता है। संगीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि की आंदोलन नियमित और मधुर होती है। जो ध्वनि अनियमित होती है, अस्थिर होती है, अमधुर होती है, वह संगीत के काम की नहीं होती, उसका संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसे नाद भी नहीं कह सकते। तो नाद में हम जो कानों को मधुर लगती है, सिर्फ वही ध्वनि जो है संगीत में प्रयुक्त की जाती है। नाद की विशेषताएं होती हैं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं अथवा उनके 3 लक्षण माने जाते हैं। नाद का छोटा या बड़ा होना, नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई, और तीसरा होता है नाद की जाति अथवा गुण। नाद का छोटा बड़ा होना क्या होता है, तो पहली हेडिंग क्या है नाद की विशेषताओं में, नाद का छोटा या बड़ा होना। तो संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक, बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। फिर दूसरा नंबर आता नाद की ऊंचाई नीचाई। तो नाद की ऊंचाई नीचाई किसे कहेंगे, गाते बजाते समय हमें ये महसूस होता है कि सा से ऊंचा रे है, और रे से ऊंचा गा है, और गा से ऊंचा मा, मा से ऊंचा पा से ऊंचा धा, और धा से ऊंचा नी है। इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उनकी ऊंचाई का अनुभव हमें होता जाता है ना। तो इसी ऊंचाई और नीचाई जो होती है, नाद की ऊंचाई नीचाई उसकी आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है, और प्रति सेकंड अधिक आंदोलन संख्या होने से नाद ऊंचा होता है और कम होने से नाद नीचा हो जाता है। यानी पा से जो गा होता है, पा की आंदोलन संख्या गा से ज़्यादा होती है, और गा से सा की ज़्यादा हो, है ना। गा की आंदोलन संख्या सा से ज़्यादा होती है, क्योंकि सा रे गा, तो गा बाद में आता है, जो बाद में आता है चढ़ते क्रम में रहता है, आरोही क्रम में, तो वो उसकी आंदोलन संख्या उससे अधिक होती है। अब आपके नाद की जाति, नाद का गुण क्या होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई नाद उत्पन्न होता है तो बच्चों वो अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे नाद उत्पन्न होते हैं, और इन नादों को सहायक नाद कहते हैं। और सहायक नादों को सुनकर अलग अलग पहचान लेना बहुत कठिन होता है ना। तो सहायक नादों की संख्या उनके प्रत्येक वाद्य में अलग अलग होती है, इसीलिए वायलिन का स्वर सितार से अलग होता है, सितार का स्वर सारंगी से अलग होता है, और सारंगी से तबले का स्वर, और तबले से हारमोनियम का स्वर। इस प्रकार स्वर भिन्न होते चले जाते हैं, और इसी को नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। नाद की जाति का कारण, अगर हमारी आंखें बंद हैं और भिन्न भिन्न वाद्य अलग अलग बजाए जाएं तो भी हम उस वाद्य की आवाज़ को पहचान लेते हैं। तबले की ध्वनि सुनकर हम कह देते हैं कि तबले की आवाज़ है, हारमोनियम की आवाज़ सुन के हम पहचान लेते हैं कि हारमोनियम की आवाज़ है। इस प्रकार से यही कारण होता है कि नाद की जाति और गुण के कारण प्रत्येक वाद्य की आवाज़ अलग अलग होती है ना। तो इसी प्रकार एक प्रत्येक मनुष्य की भी आवाज़ एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि जब आवाज़ निकलती है तो उसके साथ कुछ सहायक नाद भी निकलते हैं, और जो हमारी आवाज़ को दूसरे की आवाज़ से अलग करते हैं। यही कारण होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न होती है। इसी प्रकार प्रत्येक वाद्य की ध्वनि भी नाद की जाति के कारण, उनके गुण के कारण एक वाद्य से दूसरे वाद्य की आवाज़ अलग होती है। इसको हम आपको डालेंगे, आप लोग इससे लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिएगा।